हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ में। इस करंट अफेयर्स वीडियो में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो हमारे एक पड़ोसी देश है जिसने 100 रुपये के नोट में भारतीय क्षेत्र को शामिल करके अपना नक्शा छापने का फैसला किया। मतलब वो कह रहा है कि ये भारतीय इलाका उसका है। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। एक सुगौली संधि भी है, उसके बारे में भी जानेंगे जो वो ये देश दावा कर रहा है। डिटेल में जानना ज़रूरी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। लोकसभा चुनाव जो हो रहा है उसको देखने के लिए दुनिया के कई सारे देशों के प्रतिनिधि भारत पहुंच रहे हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पहुंच चुके हैं। जो फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, कितने देशों के हैं, क्या मामला है, ये जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन के मामले में फैसला सुना है और वुमेंस के लिए, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी हैं। यूनिसेफ ने एक नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है भारत के लिए, तो उसके बारे में जानेंगे कौन है वो। और भी कई सारे टॉपिक है। इंटरनेशनल अवार्ड है यूनिसेफ के द्वारा दिया हुआ, तो सब चीज़ों को जानेंगे, सब देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाँ, उससे पहले आपको बताऊं एक बार और कि आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का जो बैच है वो शानदार ढंग से सक्सेसफुली चल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट ने भरोसा जताया हम पर। हमारी पूरी टीम है, अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ हैं, वो सब पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ऐप पर, यानी सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर कोर्स अभी चल रहा है और 300 रुपये मात्र इस वक्त उसकी फ़ी है। पहले तो और कम थी, लेकिन अभी 300 है। फिर कुछ दिन बाद वो 400 रुपये हो जाएगी उसके फ़ीस। और मतलब 1 साल तक आपको कंटेंट मिलेगा, 4 महीने तक की आपको पूरा कोर्स ख़त्म कर दिया जाएगा 4 महीने के अंदर में, और 1 साल तक आप वो कंटेंट देख सकेंगे। तो शानदार ढंग से ये क्लासेस चल रही हैं। अगर आपने या आपके जानने वालों ने वो कोर्स परचेज नहीं किया है तो बताइएगा ज़रूर, और ले सकते हैं आप। ऐप डाउनलोड कीजिएगा। सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है वो गूगल प्ले पर मिल जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा वो ऐप का लिंक। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन होगा ये, किस पड़ोसी देश ने 100 रुपये के नोट में भारतीय इलाके, कौन कौन से इलाके हैं? तो लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी, ये 3 जो क्षेत्र हैं उसको शामिल करते हुए अपना नक्शा छापने का फैसला किया। उसने मतलब ये हुआ कि इन तीनों इलाकों को वो देश कह रहा है कि वो उसका है, जबकि वो एक्चुअल में भारत का है। आंसर का इसका नेपाल। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को पता होगा, क्योंकि अगर आप पुरानी खबरों को फॉलो कर रहे हैं तो ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। द हिंदू में काफ़ी चर्चा रही है इसकी, और भारत सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मैप में अपना एक इलाका दिखा देने से स्थिति नहीं बदल जाती है। ठीक है, तो ये है 100 रुपये का नोट, जो पुराना नोट है, और इसमें माउंट एवरेस्ट का फोटोग्राफ देख रहे हैं। अब यहाँ पर नेपाल का फोटोग्राफ छपेगा और उसमें जो 3 भारतीय क्षेत्र हैं उसको भी शामिल किया जाएगा। और ये फैसला किसने लिया है? नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड, उनकी अगुवाई में एक मीटिंग हुई सरकार की, और उसी में ये फैसला लिया गया कि 100 रुपये के नोट में इस बार देश का, यानी नेपाल का नक्शा छपेगा और भारतीय इलाके भी उसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, नेपाल में इन दोनों की जोड़ी है। ये है तो प्रचंड, यानी पुष्प कमल दहल प्रचंड, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, और इनको सपोर्ट दे रहे हैं ये केपी शर्मा ओली। क्या नाम है? केपी शर्मा ओली। और ये चीन समर्थक माने जाते हैं, और इनके दबाव में अभी हम देख रहे हैं कि इन्होंने कहा कि हम नेपाल का नक्शा छापेंगे 100 रुपये के नोट में। अब आप कह रहे होंगे कि नेपाल का नक्शा तो ये होता है, हमेशा से देखते रहे हैं। ये 3 इलाके कहाँ पर हैं, कौन कौन से इलाके हैं? देखिए, ये 3 जो इलाके हैं ना, वो उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले में है ये वाला इलाका। ठीक है, यहाँ वाला जो इलाका आप देख रहे हैं ये है इलाका। ओके, और इसको अगर हम दूसरे कलर में करने की कोशिश करें, हाँ, यहाँ ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर इसे ही वो कह रहा है कि ये नेपाल का हिस्सा है। अब हुआ क्या, देखिए 2020 से पहले नेपाल का जो ऑफिशियल मैप हुआ करता था उसमें ये इलाके नहीं हुआ करते थे। ये इलाके भारत में दर्शाए जाते थे और यही नेपाल का नक्शा हुआ करता था। लेकिन 2020 में 18 जून की बात है, उस वक्त केपी शर्मा ओली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, और वो चीन समर्थक थे। तो भारत से जो टेंशन चल रहा था उस दौरान उन्होंने अपने संविधान में संशोधन किया और इन 3 क्षेत्रों को, यहाँ पर जो 3 क्षेत्र हैं, लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा, तो उसको अपने क्षेत्र में दिखाया मैप में और उसको संसद से पास करवाया। और इसके लिए बहाना क्या दिया? बहाना दिया सुगौली संधि का। सुगौली संधि जो है
1816 की बात है। 1816 में सुगौली संधि हुई थी नेपाल किंगडम और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है। तो उसका हवाला दिया। अब भारत सरकार ने इस ताज़ा कदम का नेपाल के काफ़ी विरोध जताया। वही कहा है कि स्थिति नहीं बदल जाती है, आपके मैप में जो इस तरह से गलत चीज़ों दिखा रहे हो वो। अब आप सोचेंगे कि ये जो इलाका है वो क्यों ये नेपाल ऐसा कर रहा है। एक तो आप समझ रहे हैं चीन के समर्थक माने जाते हैं केपी शर्मा ओली, और ये जो इलाका है ये ऊंचाई पर है, ये पड़ोसी चीन है, ठीक है। तो हम ऊंचाई पर हैं और चीन वहाँ पर नीचे की ओर है। ऐसे में ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक मतलब क्षेत्र है। ऊंचाई पर होने की वजह से अगर कभी कोई तनाव होता है, बहुत बड़ा युद्ध जैसी स्थिति आती है, तो भारत चीन पर भारी पड़ जाएगा इस इलाके में, ठीक है। तो खास बात यह है कि प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस के साथ पहले सरकार बनाई थी। नेपाली कांग्रेस के जो लीडर हैं वो भारत से उनका नाता बेहतर रहा है, लेकिन प्रचंड ने नाता तोड़कर अभी मार्च में इनके साथ सरकार बना ली, जो कि चीन के समर्थक माने जाते हैं। ओके, क्लियर होगी बात। अब ये देख लेते हैं कि नेपाल का जो मैप का विवाद है वो है क्या, और यहाँ पर जो बात आई है सुगौली संधि 1816 की, वो भी ऐतिहासिक मामला है, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि जब पड़ोसी देश की जब बात होगी तो ये दूर तलक मामला जाएगा, तो उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। आज थोड़ा सा टाइम लेंगे हम सुगौली संधि के बारे में संक्षेप में आपको बताते हैं। सुगौली संधि हुई थी 1816 में। ब्रिटिश इंडिया, जो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, मतलब भारत और नेपाल के किंगडम के बीच में करीब क्या हुआ था उस वक्त, 1814 से 1816 के बीच में एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था। तो उस वॉर के बाद ही सुगौली संधि हुई थी। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन वो ट्रीटी जो थी, वो जो संधि थी, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को लेकर इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर तय हुआ था। और आज भी भारत उसी को बेसिस मानकर काला पानी जो क्षेत्र है उसमें अपना पोजीशन रखता है। अब कि युद्ध क्यों हुआ था? दरअसल हुआ ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में युद्ध की जो बड़ी वजह थी वो बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग्स थे। हेस्टिंग्स ने भारत में कदम रखते ही देखा कि उत्तर भारत के 3 बड़े जो पावर हैं जिनसे उसका अलायंस नहीं था या सब्सिडी नहीं था। कौन कौन से? तो एक बार मैं पुराना मैप दिखा देना चाहता हूँ। ये उत्तर भारत यानी इस तरफ के इलाके हम दिखा रहे हैं। पहला तो नेपाल था, दूसरा राजपूत स्टेट और तीसरे थे सिख अलायंस। राजपूत जो राज्य थे वो धीरे धीरे अंग्रेज जो हैं वो अपने अधीन कर रहे थे, लेकिन सिख जो किंगडम था वो अभी तक उसके अधीन नहीं था। और ईस्ट इंडिया कंपनी तिब्बत के साथ भी ट्रेड करना चाहते थे, लेकिन सामने यहाँ नेपाल भी था। ओके, और दूसरी तरफ इधर सिख अंपायर की वजह से जो कश्मीर वाला रूट था वो ब्लॉक हो गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल के राजा को प्रस्ताव भेजा था कि ट्रेडिंग राइट्स दे दे, यानी व्यापार करने का राइट दे दे, ताकि वो तिब्बत में यहाँ पर व्यापार कर सकें। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, सन 1814 के आसपास कि नेपाल के राजा ने ट्रेडिंग राइट्स यानी व्यापार करने का अधिकार वो देने से मना कर दिया। तब हेस्टिंग्स ने ये देखा कि अवध और नेपाल के बीच में जो तराई रीजन है, मतलब पहले जो नेपाल था ना वो इतना इस तरह का नेपाल हुआ करता था। अभी का जो ये सिक्किम इलाका देख रहे हैं, उत्तराखंड देख रहे हैं, कुछ बिहार के भी इलाके हैं, ये सब। तो उस वक्त क्या हुआ कि नेपाल और तराई रीजन, इस तरफ के रीजन के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था बॉर्डर का, और इसी को आधार बनाकर अंग्रेजों ने नेपाल के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया था। उस वक्त का नेपाल आज के नेपाल से काफ़ी बड़ा था, ठीक है। मैंने अभी बताया आपको कि उत्तराखंड, कुछ हिमाचल प्रदेश का भी हिस्सा, वो उस वक्त उसके पास हुआ करता था, नेपाल साम्राज्य के पास, ठीक है। तो ये उस वक्त का ये मैप आप देख रहे हैं। नेपाल की बाउंड्री वो इधर सिक्किम और उधर हिमाचल प्रदेश तक थी। तो दोनों तरफ से और इस तरफ से युद्ध हुआ, और एक समय तो हम कहें तो कांगड़ा किले तक गोरखा रीजन का शासन फैला हुआ था। अंग्रेजों ने ये देखा था कि नेपाल का गोरखा किंगडम वो बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि आज तो नेपाल काफ़ी सिमटा हुआ है, और उसकी वजह यही है कि जो युद्ध हुआ अंग्रेजों के साथ, उसके वाले जो सुगौली जो संधि हुई वो वजह थी। ओके,
तो गोरखा तो बहादुर से लड़े थे, लेकिन 2 साल की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी हावी हो गई थी। अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे और युद्ध लंबा खींचा जा रहा था। तब जाकर सुगौली संधि हुई थी। सुगौली कहाँ पर है? ये गांव है और इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास है, बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। और इसी जगह पर 2 दिसंबर 1815 को समझौता हुआ था, लेकिन इसको ऑफिशियल रेटिफाई किया गया था 1816 को। मतलब कि गोरखा किंगडम की जो मुहर है, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल का जो साइन है, वो 4 मार्च 1816 का हुआ था, इसलिए सुगौली संधि 1816 कहते हैं। और इसी के तहत ये जो नेपाल है उसकी ये सीमा तय हुई थी। इस संधि में प्रस्ताव था कि गोरखा साम्राज्य ने इस युद्ध से पहले जो भी इलाके जीते थे वो सब ब्रिटिश इंडिया में शामिल कर लिए जाएंगे, जैसे कि इधर का उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ओके, दूसरी तरफ इस तरफ का इलाका हो गया। और इसके अलावा अवध के क्षेत्र, जो विवादित क्षेत्र थे इस तरफ के, अवध के, यहाँ के, इस तरफ के, तो वो भी इलाका उसको छोड़ना पड़ा था। और सिक्किम राज्य भी, जिस पर नेपाल ने करीब 40 साल तक शासन किया था, वो भी उसको छोड़ना पड़ा था। तो और ये सिमट के रह गया था, ठीक है। तो इसी तरह से नेपाल जो है उसकी तीनों तरफ से बाउंड्री काफ़ी कम कर दी गई थी। नेपाल ने तकरीबन 1/3 हिस्सा खो दिया था उस वक्त, ठीक है। और एरिया को डिमार्केशन के लिए, एरिया को तय करने के लिए नदियां तय कर दी गई थी। तो पश्चिम में इस तरफ महाकाली या कहें शारदा नदी को बाउंड्री फिक्स किया गया था। पूरब में मेची नदी को सीमा मान लिया गया था। और आज भी नेपाल के दोनों तरफ से 2 नदियों के बीच में बाउंड्री तय की जाती है और ये ट्रीटी ऑफ सुगौली में साफ साफ लिखा गया था, ओके। हालांकि आज़ादी के बाद इंडिया ने 1950 में नेपाल के साथ नई संधि की और उसका नाम था ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, ओके। अब ये तो थोड़ा सा इतिहास आपने जान लिया। अब नेपाल का ये जो पूरा मामला है वो क्या है? देखिए, तो अंग्रेजों और नेपाल के राजा के बीच में सुगौली संधि हुई थी। उसके अनुसार महाकाली नदी जो है वो इंडिया और नेपाल का इंटरनेशनल बॉर्डर है यहाँ पर। लेकिन जैसे तमाम नदियों का होता है, धाराएं बदलती हैं, पानी के वेग के साथ कभी इधर कभी उधर नदियाँ होती हैं। तो महाकाली नदी का भी ऐसा ही हुआ। इंडिया मानता है कि लिपू लेक के पास जो एक्चुअल जो बाउंड्री है वो महाकाली नदी की जो धारा बहती है वो बॉर्डर। लेकिन नेपाल ये कहता है कि महाकाली नदी की एक धारा लिम्पियाधुरा की ओर निकलती है, जो कि असली बाउंड्री है। तो ये डिस्प्यूट है और ये डिस्प्यूट जो है ना वो 2019 में पुनर्जीवित हुआ था। और उस वक्त भारत ने अपना जो संशोधित पॉलिटिकल मैप जारी किया था और इसी के बाद वहाँ के जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे, ये वाले प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, KP शर्मा ओली, चीन के समर्थक माने जाते हैं। तो इन्होंने माना जाता है कि चीन के कहने पर ही संसद से नया मैप पास करवा लिया था और जो पहले वो नहीं दिखाता था, 3 क्षेत्र यहाँ के, वो तीनों क्षेत्र को वो अपने इलाके में दिखाना शुरू कर दिया। तो ये है पूरा मामला। अब आप कहेंगे कि ये क्या मामला हो गया, उसके कब्जे में तो है नहीं, भारत का इलाका है, उसके कह देने से क्या होगा? देखिए, कह देने से क्या होगा, देखिए जिस तरह से कभी कभी आप सुनते होंगे, देखते होंगे, भारत में भी अखंड भारत की बात होती है। अखंड भारत में बहुत सारे इलाके, नेपाल वगैरह, उधर अफ़गानिस्तान तक, पाकिस्तान हो गया, इधर बांग्लादेश, म्यांमार, पूरा का पूरा कहा जाता है कि अखंड भारत है और ये हम लेकर रहेंगे। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी और कुछ संगठन अक्सर उसके बारे में बोलते हैं और लोग जो हैं वो कभी कभी अति उत्साहित हो जाते हैं इस तरीके से। इसी तरह से नेपाल में भी वहाँ पर ग्रेटर नेपाल की बातचीत होती रहती है और पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो अपने समर्थन बढ़ाने के लिए ग्रेटर नेपाल की बात करते हैं। और ग्रेटर नेपाल मतलब उनको बताया जाता है कि मेरा तो साम्राज्य इतना बड़ा था, वहाँ से वहाँ तक था। तो इस तरीके से इनकी पॉलिटिक्स भी वहाँ पर चलती है। वो कहते हैं कि सिक्किम भी हमारा था, उधर हिमाचल तक हमारा था, लेकिन एक्चुअल जो बाउंड्री है वो तो ये है, ओके। ये 2020 के बाद जब ये मामला इन्होंने इसको मैप में ऑफिशियल मैप बना दिया, तो उससे क्या हुआ, उससे वहाँ जो नेपाल में है ना, वहाँ का राष्ट्रवाद है उसको एक तरह से मतलब फैलाने की कोशिश की जा रही है और भारत से
दुश्मनी किस तरह से लोगों के मन में पैदा हो जाए, ये कोशिश की जा रही है वहाँ की केपी शर्मा ओली, और इसमें ये भी अब प्रचंड भी शामिल हो गए। ठीक है, मुझे लगता है कि पूरी बात आप समझ चुके होंगे। नेपाल का मामला है, पड़ोसी देश है, इसलिए थोड़ा सा तो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। नेपाल, उसकी राजधानी क्या है? काठमांडू है। मुद्रा नेपाली मुद्रा है, भाषा वहाँ की नेपाली है, जनसंख्या तकरीबन 3 करोड़ के आसपास है। और अगर सवाल हो कि भारत के कौन से राज्य नेपाल से टच करते हैं, यानी सीमा किस किस लगती है, तो इस तरफ से अगर देखेंगे तो ये सिक्किम हो गया, इधर ये पश्चिम बंगाल हो गया, ओके, यहाँ इस तरफ बिहार है, इधर उत्तर प्रदेश हो गया, और यहाँ उत्तराखंड। करीब 1850 किलोमीटर से अधिक की लंबी सीमा ये साझा होता है नेपाल की भारत के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल बताएंगे मैप के ज़रिए। और उससे पहले बताऊं कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए, तो सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है वो आपके बहुत काम आ सकता है। यहाँ पर मेंबरशिप प्लान है 2 तरह के, एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि एसएससी, पुलिस, टीचर, रेलवे, इन सब के लेवल का है, और दूसरा है यूपीएससी और पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए, और उसका नाम है आईएसपीसीएस मेंबरशिप प्लान। तो वो आपके लिए है, आपके काम आ सकता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो साइंस हो, ठीक है, तो करंट अफेयर्स सबसे जुड़ा हुआ है आजकल। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ये सारी तैयारी हो, कैसे तैयारी होगी आपकी? तो आपको पीडीएफ मिलेगा डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, वो भी कई तरह के, वन लाइनर, एमसीक्यू नोट्स, अगले 1 साल तक मिलेगा ये सब, और पिछले भी 2 साल के आपको कंटेंट मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगा, ताकि आप बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकें। और जैसे मैंने मैप के ज़रिए बताया ना पूरा, अगर आप पीडीएफ पढ़ रहे हैं और उसमें अगर उस चीज़ को विजुअली देखना है, तो वहाँ पर वीडियो का लिंक होगा, क्लिक करेंगे और वीडियो ओपन हो जाएगा वहीं से, जो आपको क्वेश्चन देखना चाहते हैं। तो ये सब खास चीज़ है हमारे पीडीएफ में। इसके अलावा क्या मिलता है? टेस्ट मिलता है करंट अफेयर्स का, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और पिछले 2 सालों के भी कंटेंट मिल जाते हैं टेस्ट करंट अफेयर्स के, और वीडियो मिलता है। वीडियो तो वैसे यूट्यूब पे भी आता है, लेकिन यूट्यूब पे आपको ऐड देखने को मिलते हैं, वहाँ मेंबरशिप प्राप्त करके आप बिना विज्ञापन के आप वो वीडियो पूरे देख सकते हैं, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। इसके अलावा खास बात है कि संबंधित एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी मिलते हैं, उसमें सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप का, और मेंबरशिप प्लान आपके लिए है, ठीक है। और आरपीएफ के लिए तो अलग कोर्स भी लॉन्च कर चुके हैं, आने वाले वक्त में कई और कोर्सेज हमारे लॉन्च होने वाले हैं। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, किस देश ने जिग नामक नई मुद्रा लॉन्च की है? ZIG। आंसर का इसका जिम्बाब्वे। क्या नाम है? जिम्बाब्वे। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। जिम्बाब्वे ने ये मुद्रा जो है ना वो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही इसको लॉन्च की, नई करेंसी जिग नाम से ये लॉन्च की है, और ये देख रहे हैं आप। अब पुरानी जो उसकी करेंसी थी जिम्बाब्वे डॉलर, उसकी जगह इसको लाया गया है। हालांकि जिम्बाब्वे डॉलर को अभी ख़त्म नहीं किया गया। जिम्बाब्वे डॉलर जो है ना उसकी वैल्यू बिल्कुल ही डाउन हो चुकी है, लोगों का भरोसा ख़त्म हो चुका है। तो उस वजह से जिग नाम का की एक नई मुद्रा ये लॉन्च करनी पड़ी है जिम्बाब्वे को, ठीक है। तो जिग को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी पेश किया गया है, लेकिन वहाँ के जो रिज़र्व बैंक है उसका कहना है कि अब लोग बैंक नोट और सिक्कों के रूप में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम समझ लेते हैं मैप के ज़रिए, क्या मामला है, क्यों आखिर जिम्बाब्वे को ये कदम उठाना पड़ा है। और आपको बताऊं, पिछले कुछ साल में ही ये 6ठी मुद्रा है जिसको वहाँ लीगल टेंडर बनाया गया। मैप के ज़रिए समझते हैं इस चीज़ को। तो ये प्यारा भारत है अपना। और अब चलते हैं जिम्बाब्वे की ओर। जिम्बाब्वे कहाँ है? वो है अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ये पूरा विशाल अफ्रीका है, उसमें यहाँ पर रेड कलर में जो देख रहे हैं वो है जिम्बाब्वे, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? राजधानी हरारे है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मॉर्गन स्वानगिराई, और राष्ट्रपति हैं एमरसन नंगावा, ठीक है, एमरसन नंगावा। भाषा यहाँ पर चलती है वो अंग्रेजी, शोना और देबेल। जनसंख्या यहाँ की 1.63 करोड़ है, और यहाँ पर कई सारी मुद्राएं लीगल टेंडर है। उसमें एक तो जिम्बाब्वे डॉलर जो था पहले से वो भी था, इसके अलावा जो अमेरिकी US डॉलर है
अमेरिकी डॉलर है वो भी वहाँ पर चल रहा है, लीगल टेंडर है, ठीक है। और वहाँ के आसपास के जो देशों के जो मुद्रा हैं वो भी वहाँ पर लीगल टेंडर है, ठीक है। तो लोग जो है क्या हुआ है वहाँ पर अमेरिकी डॉलर पर ही विश्वास जता रहे हैं और वहाँ की जो मुद्रा है उस पर विश्वास नहीं जता रहे हैं। इसकी वजह से वहाँ की जो मुद्रा है उसकी स्थिति खराब होती गई है। अब किसी देश में अगर विदेशी मुद्रा को लीगल टेंडर बना दिया जाता है तो मतलब क्या होता है कि उस देश, अगर वो मुद्रा थोड़ी सी भी मजबूत है तो वो मुद्रा हावी हो जाती है स्थानीय मुद्रा पर। जैसे अगर भारत में लीगल टेंडर कर दिया जाए यूएस डॉलर को तो यूएस डॉलर भारी पड़ जाएगा रुपए पर, और रुपए की वैल्यू लोगों के मन में वो डाउन होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। अब वहाँ की सरकार जो है ना वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाई, तो वहाँ मुद्रा संकट चल रहा है, बहुत बड़ा मुद्रा संकट चल रहा है। और इसी के लिए जिग नामक एक नया जो नई करेंसी वो लॉन्च किया जिम्बाब्वे ने, ठीक है। तो इस सवाल कई तरीके से भी आ सकता है, पूछा जा सकता है कि जिम्बाब्वे की नई मुद्रा का नाम बताएं, तो जिग। ये भी हो सकता है पूछा जाए कि जिग किस देश की नई मुद्रा है, तो जिम्बाब्वे की है। ओके, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों पसंद आ रहा हो लाइक बटन दबाइए, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं ये वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े चुनाव कौन सा है? भारत का लोकसभा चुनाव 2024। तो उसको देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए कितने देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों यानी वहाँ के चुनाव आयोग के 75 प्रतिनिधि भारत पहुँचे हैं? आंसर का 23 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। इलेक्शन मैनेजमेंट जो बॉडीज़ है उन सब के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, हाँ, ये PIB पर जारी हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने वो जारी किया है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही। और फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पर, ये तमाम जो है ना वो सब आए हैं। और इसमें इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स के सदस्य भी शामिल हैं। और इसमें कई सारे देश हैं, मतलब बहुत सारे देश हैं। जो देशों की संख्या तो आपने देख ही ली, 23 है। उसमें पड़ोसी देश भी है, जैसे भूटान भी है, वो उसके भी लोग आए हैं। इजराइल से भी कुछ पार्टिसिपेशन हुआ है। ओके, तो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया सबके सम्मान में, जो भी लोग आए थे, और उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त जो भारत के हैं राजीव कुमार वो मौजूद थे, ठीक है। तो ये बातें अलग अलग जगहों पर जाकर वो देखेंगे किन किन देशों के हैं, तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पर है, जैसे भूटान, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, फिजी, किर्गिज गणराज्य, रूस, मोल्दोवा, ट्यूनीशिया वगैरह वगैरह बहुत सारे देशों के ये प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी कमेटी में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी हैं? आंसर का 33%, मतलब 33% महिलाएं होंगी उस कार्यकारी समिति में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये कहा कि ये बार एसोसिएशन में जो अलग अलग जो कमेटियाँ हैं उसमें ये 33% तो होंगे ही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस एक्ट्रेस को यूनिसेफ इंडिया की नई नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा करीना कपूर खान, ठीक है, करीना कपूर खान, ये आंसर सही होगा। 4 मई को उनको नियुक्त किया गया है भारत के साथ यूनिसेफ इंडिया की साझेदारी के 75 वर्ष पूरे होने पर, ठीक है। यूनिसेफ इंडिया और मतलब भारत की जो साझेदारी है वो 75 ईयर पूरे हो चुके हैं। तो 4 मई को करीना कपूर खान को यूनिसेफ का राष्ट्रीय राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया, ठीक है। ये फोटोग्राफ देख रहे हैं। हालांकि वो 2014 से ही इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बतौर सेलिब्रिटी एडवोकेट वो जुड़ी हुई हैं। मतलब इसके बारे में, यूनिसेफ के बारे में जागरूकता पैदा करना और यूनिसेफ के जो भी कार्यक्रम है उसके बारे में एडवोकेसी करना, यानी उसके बारे में प्रचार करना, बताना, उसके तौर पर तो ये पहले से जुड़ी हुई थी। लेकिन अब नेशनल एम्बेसडर अभी नियुक्त किया गया है करीना कपूर खान को। इससे पहले आयुष्मान खुराना वो पिछले साल फरवरी 2023 में भारत के नेशनल एम्बेसडर बने थे भारत में, ठीक है, यूनिसेफ के। ओके, तो वो अब क्या करेंगे? वो अपनी भूमिका के रूप में बच्चों के जो विकास हैं उसके बारे में लोगों को बताना, मैसेज देना लोगों को, स्वास्थ्य, शिक्षा,
लैंगिक समानता, इन सब के बारे में, इनके अधिकार के बारे में यूनिसेफ इंडिया को सपोर्ट करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा पहली बार 4 एडवोकेट भी नियुक्त किए गए हैं। एडवोकेट वो वकील वाले एडवोकेट नहीं, यहाँ पर प्रचार करने वाले एडवोकेट। ठीक है। तो इन चारों को भी नियुक्त किया गया है। ये तो नेशनल एम्बेसडर हो गई। और इसके अलावा ये तो 4 देख रहे हैं आप। गौरांशी शर्मा मध्य प्रदेश की हैं, कार्तिक वर्मा उत्तर प्रदेश के हैं, नाहिद अफरीन ये असम, और विनीशा उमाशंकर तमिलनाडु। ठीक है। तो ये चारों जो है वो एडवोकेट के तौर पर, यानी एडवोकेसी करेंगे, इसके तौर पर ये नियुक्त किया गया। ओके। तो यूनिसेफ के बारे में आप जानते होंगे। ये यूनाइटेड नेशंस का एक संगठन है, उसी से जुड़ा हुआ, और 190 देशों में ये काम करता है। इसका उद्देश्य ग्लोबल स्तर पर बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना है। यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2024 किस देश के पत्रकारों को दिया गया है? आंसर होगा इसका फिलिस्तीन। क्या है? फिलिस्तीन। देखिए, गजा को कवर करने वाले जो तमाम फिलिस्तीन के पत्रकार हैं, उन सब को ये अवार्ड दिया गया है। यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार, उसके लिए इनको चुना गया। ठीक है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो होता है, उसी के दौरान ये ऐलान किया गया है। देखिए, फिलिस्तीन के जो पत्रकार हैं वो गजा में कवर कर रहे हैं, और गजा में इज़राइल की जो ताबड़तोड़ जो बमबारी हो रही है, उससे बहुत सारे जर्नलिस्ट वहाँ पर मारे भी गए हैं। और उस स्थिति में पूरे चीज़ों को कवर करना, वहाँ जो स्थिति है उसको बताना, ये बहुत ही ख़तरनाक काम था। मीडिया कर्मियों ने अपना पूरा चीज़ें, मतलब संदेश जो भी है, वहाँ के मैटर हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में बताया, और इसी के लिए ये अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोयला खनिक दिवस कब मनाया जाता है? कोल माइनर्स डे। आंसर होगा 4 मई को। जो खनन करते हैं ना कोयले को, उनको सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगर सवाल हो कि भारत में कोयला खनन उद्योग कब शुरू हुआ था? 1774 में हुआ था, 1774 में। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरने वाली जो दामोदर नदी है उसके किनारे आसनसोल और दुर्गापुर में रानीगंज कोयला क्षेत्र में खनन शुरू किया था, खुदाई शुरू की थी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 5 मई को। और इस बार की थीम क्या है? दाइयाँ एक महत्वपूर्ण जलवायु समाधान। अंग्रेजी में कहेंगे मिडवाइफ्स अ वाइटल क्लाइमेट सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये दिवस घोषित है। 1952 में, 1992 में इस दिवस की स्थापना की गई थी। और ये दिन दाइयों के काम और जो मातृ नवजात स्वास्थ्य है उसमें जो योगदान है उसके जश्न मनाने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए ये आयोजित किया जाता है। दाइयाँ यानी मिडवाइफ्स जो हैं वो गर्भावस्था, प्रसव और जन्म के बाद महिलाओं के परिवार के जो देखभाल है उसमें सहायता करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 5 मई को। और इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है हाथ की स्वच्छता की शक्ति, पावर ऑफ हैंड हाइजीन। ये है इस बार की थीम। तो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये दिवस घोषित किया हुआ। 2008 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी। और जो तमाम बीमारियां हैं, अगर हम हाथ को स्वच्छ रखेंगे तो संक्रामक बीमारियों से बचे रह सकते हैं, और यही मैसेज है इसका। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश के फेमस एक्टर बर्नार्ड हिल का निधन हो गया 5 मई 2024 को? आंसर का ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन के वो थे और ये न्यूज़ देख रहे हैं। एक्टर थे, 79 ईयर के थे, काफ़ी चर्चित रहे हैं। कई सारी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया है, एक्टिंग की है। टाइटैनिक, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, इन सब में शानदार एक्टिंग की है। और कई सारे अवार्ड्स भी, ऑस्कर अवार्ड भी जीते हैं इन्होंने। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। शानदार जो कंटेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए वो बताएंगे आपको। यहाँ मैं आपको बताता हूँ
बिल्कुल डेप्थ में, ताकि ये चीज़ों को बार बार रटना ना पड़े। आप एक बार में आधे घंटे पौन घंटे का वीडियो देख लें, उसके बाद फिर से दोबारा पढ़ने की रटने की ज़रूरत ना पड़े, एक बार रिवाइज कर लेंगे, बस आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मेंबरशिप प्लान अवेलेबल है करंट अफेयर्स के लिए, और इसके अलावा कोर्स भी मौजूद है RPF, SI और कांस्टेबल का। देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, बाय।